हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट्स की। हमने बेसिक कंसेप्ट समझा फ्लूइड का, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और हमने सॉल्यूशन के लिए समझा फ्लूइड का एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलर जो फ्लूइड है वो क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर जो रहते हैं उनका एक बेसिक एक रेंज होती है, जिस रेंज में इन इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी के थ्रू, बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर रेंज में ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर रहने चाहिए। बेसिकली हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स का इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को बेसिक हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेंज होती है हमारी बॉडी में, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। अब ये जो रेंज होती है ये थोड़ी सी वेरिएबल होती है। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की और अगर हम बात करें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम देखें, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे सोडियम है, सपोज करिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर हम बात करें सोडियम की कि ये जो सोडियम होता है ये किस रेंज में होता है, तो जो सोडियम का रेंज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो नॉर्मली जो इसका 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 जो मिलता है वो 145 mmol पर लीटर इसका वैल्यू होता है, यानी कि मिलीमोलर पर लीटर। तो मिलीमोलर को हम इसी तरीके से डिनोमिनेट करते हैं। तो सोडियम का जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का जो रेंज है, सोडियम जो जिस रेंज में होना चाहिए वो है 145 mmol मिलीमोलर पर लीटर के हिसाब से। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो रेंज है, पोटेशियम देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का रेंज बहुत कम होता है, तो उसका जो रेंज है वो लगभग होता है 4 मिलीमोलर के करीब, 4 मिलीमोलर पर लीटर के करीब आपका पोटेशियम का रेंज होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो रेंज होता है वो होता है अराउंड 2.5 mmol पर लीटर के आसपास। ये मैंने आपको कैटायन की बात करी है। इसी तरीके से क्लोराइड होता है जो बेसिकली हमें मिलता है। अब ये जो क्लोराइड है, इस क्लोराइड का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अगर हम इसका रेंज को समझने की कोशिश करें तो वो होती है अराउंड 115 के करीब। तो ये जो इनकी रेंज होती है, इस रेंज के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज किया जाता है और बॉडी के द्वारा ये समझा जाता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इस रेंज के अंदर बने रहे। बॉडी का मैकेनिज्म इस तरीके का होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट इसके अंदर होती है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेंज होता है, आपको समझने की बात यह है कि अगर हम बात करें प्लाज्मा की और अगर हम बात करें इंटरस्टिशियम की, तो आप ये समझें कि अगर ये कोई वेसल है, ये कोई वेसल है और इस वेसल से हमने कहा इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये सेल्स हो गई, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जहां इंटरस्टिशियम हम जिसको बोल देते हैं, ये इंटरस्टिशियम और इस प्लाज्मा में, यानी कि जिनको मैंने रेड से मार्क कर रखा है, ये इनके अंदर अगर इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनकी रेंज सिमिलर रहती है, यानी कि जो सोडियम की रेंज आपको प्लाज्मा में मिलेगी वही सोडियम की रेंज आपको इंटरस्टिशियम में भी मिलेगी, यानी कि दोनों का जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है वो सिमिलर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये आपस के अंदर बहुत फ्रीली एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी ले सकते हैं, ये सॉल्यूशन जो है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम का जो सॉल्यूशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका इसका जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं, और कनेक्टिविटी में रहते हैं इसी कारण जो प्लाज्मा की जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू है वही इंटरस्टिशियम के में इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू रहेगी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है
वो ये है कि जो ईसीएफ का फ्लूइड होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इन दोनों का रेंज वेरिएबल होता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोलाइट्स का रेंज सेम नहीं होता है। प्लाज्मा में, इंटरस्टिशियम में सेम होता है क्योंकि दोनों ईसीएफ के पार्ट हैं, इसमें सेम होता है। लेकिन जो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, यहां पे जो आपको रेंज मिलेगी, वो रेंज आपको यहां आउटर रेंज से डिफर मिलेगी, आउटर रेंज से थोड़ी सी चेंज मिलेगी। इसका कारण क्या होता है, मैंने यहां का बताया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू आपस में एक्सचेंज होता रहता है प्लाज्मा का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। लेकिन ये कंसेप्ट लागू नहीं होता इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ को। तो आईसीएफ का जो कंसंट्रेशन है, आईसीएफ में अगर कंसंट्रेट हमें आदान प्रदान जिसको हम बोलते हैं, कि हमें अगर इसके साथ कोई आदान प्रदान करना है, कोई एक्सचेंज करना है, तो वो एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? वो एक्सचेंज के लिए पर्टिकुलर चैनल्स बने होते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट चैनल। तो इनका अगर आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होगा तो वो ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू होगा, जबकि प्लाज्मा का और इंटरस्टिशियम का जो आपस में एक्सचेंज होगा वो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल की हम बात करते हैं, तो ये क्या होगा? चैनल हो गया। इस सोडियम पोटेशियम चैनल क्या करेगा? ईसीएफ और आईसीएफ दोनों के बीच में एक्सचेंज का काम करेगा। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है, तो यहां कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, चैनल है, जिस चैनल के थ्रू ये आपस में एक्सचेंज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेंज है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट होता है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और जो इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन होता है, वो सेम होता है। ये डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट किस मामले में? अगर यहां हमने ईसीएफ की बात करी, अगर मैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करता हूं, अगर इसी लेवल पे मैं बात करता हूं, तो हमने यहां क्या बताया? ये जो सोडियम है इसकी रेंज क्या होता है? 145 मिलीमोलर पर लीटर। सोडियम की जो रेंज है वो क्या होती है? 145। लेकिन अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं तो यहां पे जो सोडियम की हमें रेंज मिलती है, यहां जो हमें सोडियम की रेंज मिलती है वो कितनी मिलती है? 12। कितनी मिलती है? 12 मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोटेशियम की, अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो रेंज है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कितना होता है? 4 मिलीमोलर पर लीटर। लेकिन अगर हम बात करें ये Na मैं यहां कर देता हूं, और ये मैं यहां कर देता हूं। अगर अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का जो लेवल है वो कितना होता है? 155 मिलीमोलर पर लीटर। यानी पोटेशियम का लेवल इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, जबकि सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है इंट्रासेलुलर, जो मैंने सोडियम पोटेशियम पंप की बात करी थी। तो ये आपस में एक दूसरे से ज्यादा है, लेकिन इनको आपस में एक्सचेंज होने के लिए एक चैनल की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम की, जहां हमने कहा था 2.5 होता है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे, अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएंगे, तो ये जो रेंज होती है वो लेस देन, आप ये माने लेस देन 0.5% ये होती है। इसी तरीके से आप और किसी को देख लें, क्लोराइड को आप ले लें। ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड का जो 115 मिलीमोलर पर लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर होता है, लेकिन अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं तो इनका जो रेंज है वो आपको मिलेगा 4 मिलीमोलर पर लीटर। तो हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपस में इनका जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के थ्रू इनका एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। लेकिन इनका जो रेंज है वो रेंज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो रेंज डिफरेंट होती है। ये जो रेंज है ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो इस रेंज को एक्चुअली क्या करता है, इस रेंज को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत सारे हमारे बॉडी में मैकेनिज्म है, बहुत छोटे छोटे रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जिससे इस रेंज को मेंटेन किया जाता है। तो मेनली इस रेंज को मेंटेन करने का काम जो है वो किसके थ्रू होता है? होम्योस्टासिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टासिस। तो ये जो होम्योस्टासिस है ये इस रेंज को मेंटेन करता है। अब इस होम्योस्टासिस से बेसिकली रेंज कैसे मेंटेन की जाती है,
इसके थ्रू कैसे मेंटेन होती है। तो इसको मेंटेन करने में जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सबसे बड़ा रोल किसका आता है? सबसे बड़ा रोल आता है किडनीज, यानी कि इसको जो मेंटेन करने का काम करता है, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का काम होता है। तो उसमें नंबर 1 किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है? किडनीज। ये जो किडनी होती है, इन किडनी के थ्रू मेंटेन किया जा सकता है, सबसे पहला चीज। ये मेन रोल जो आता है वो इसमें किडनी का रोल आता है। नंबर 2, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। दूसरा दूसरा जो मैनेज किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन स्टेरोन हार्मोन। यहां एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इसको मेंटेन करते हैं, और उसको हम कहते हैं, वो भी हार्मोन ही है, उसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसको हम क्या बोल देते हैं? एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं। बेसिकली ये तीन चीजें हैं। नंबर 1 हमारी किडनीज, नंबर 2 एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंड नंबर 3 एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये तीनों एक तरीके से एक 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 आप ये कंसेप्ट मान के चलें कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का काम इन तीनों के द्वारा किया जाता है। आप पहले बात करें किडनी को, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक चीज को कि किडनी किस तरीके से करती है। अब किडनी क्या करती है? अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का या इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अगर नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो नॉर्मल रेंज है उस रेंज से अगर हाई हो जाएगा, तो किडनी क्या कर देंगी? किडनी उसको बाहर निकाल देंगी, उसको एक्सक्रीट कर देंगी, किडनी बाहर निकाल देगी। और अगर इनका लेवल कम हो जाता है, अगर इनका लेवल कम हो जाता है, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये उसको रिटेन करने का काम शुरू करें। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को ये रिटेन करने का काम कर देंगे। तो किडनी एक बेसिक चीज है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन सिर्फ किडनी ही नहीं होती जो ये मेंटेन करने का रोल प्ले करती है। किडनी के अलावा भी मैंने आपको 2 फैक्टर बताए हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन मैंने आपको बताया है, और दूसरा मैंने एंटी डायूरेटिक हार्मोन बताया है कि इनके द्वारा भी होता है। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, इसे कोर्टिकोस्टेरॉल भी कहते हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसे कोर्टिकोस्टेरॉइड भी बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्चुअली किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ये जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो हमारी एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है, उस एड्रेनलिन ग्लैंड के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको एटलीस्ट ध्यान होना चाहिए। ये एड्रेनलिन जो हमारी ग्लैंड है, उसके उसमें उसके उसके थ्रू जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, ठीक बात है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये करता क्या है? तो ये एक्चुअली सोडियम का और वाटर का रिटेंशन करने का काम करता है। ये हार्मोन क्या करता है? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है अगर एक लाइन में बात करें, और एक बहुत छोटे छोटे से रूप में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये सोडियम का और वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन इनको रिटेन करने का काम करता है। अब बात आती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जैसे हम इसे कोर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, एड्रेनल जो अपना जो एड्रेनल ग्लैंड का जो हार्मोन है, जिसे हम एड्रेनलिन ग्लैंड के हार्मोन को एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, इसे कोर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस कहां होता है? एड्रेनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं। तो आपको अगर वैसोप्रेसिन भी बोला जाए तो भी एक ही बात है, वैसोप्रेसिन भी होता है। अब ये जो वैसोप्रेसिन होता है, ये एक्चुअली करता क्या है? ये जाता है, जैसे रिलीज होता है तो ये जाता है किडनी की जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है,
और उसमें भी जो डिस्टेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, वहां जाकर के ये सोडियम और वाटर इन दोनों को रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। ये किडनी के कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जाता है और वहां से ये जो सोडियम और वाटर है, इस सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। रीअब्सॉर्ब करने का काम ये इसके इसके थ्रू किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रिलीज किसके थ्रू होता है? तो ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। ये जो रिलीज होता है, ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात यह है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ इसको रिलीज करने का काम करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? इसको रिलीज करने का काम करती है। तो ये बनता कहां है? ये एक्चुअली इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। इसका जो निर्माण होता है वो कहां होता है? हाइपोथैलेमस में इसका निर्माण होता है। तो प्रोड्यूस कहां होता है? अगर आपका आए कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए कि एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज किसके द्वारा होता है, तो आपको लिखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो कि ये जो वैसोप्रेसिन है या ये एंटी डायरेटिक जो हार्मोन है, ये एक्चुअली इसका निर्माण, इसका प्रोडक्शन कहां होता है, तब आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं लिखना है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ इसको स्टोर करने का और रिलीज करने का काम करती है। लेकिन इसके जो प्रोडक्शन का काम है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस करता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के, जिसमें नंबर 1 आपका क्या आ गया? किडनी आ गया। नंबर 2 एल्डोस्टेरोन आ गया, एंड नंबर 3 एंटी डायरेटिक हार्मोन आ गया। इन तीनों के थ्रू ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस चलता रहता है बॉडी के अंदर। चलिए, अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमें इसके बाद समझनी है, और वो जो टॉपिक आता है वो आता है बेसिकली ये जो फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या रहता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपोर्टेशन हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है। तो पहला जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। पहला चीज, पहला कंसेप्ट, डिफ्यूजन। अब ये आप इसको समझेंगे, आप जब इसको समझेंगे तो इसे समझने से पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन जो बनता है, ये सारा क्या है? फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी का, जिसको हम कहते हैं ब्लड। क्या है ब्लड? क्या है ब्लड? एक सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के मेन 2 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, जिसको एक को हमने कहा था, एक क्या होता है? सोल्यूट होता है, और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सोल्यूट क्या है? अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करें तो बॉडी फ्लूइड में सोल्यूट क्या है? जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बताए हैं आपको, वो हमारे सोल्यूट्स हैं। और सॉल्वेंट क्या है? ये घुले हुए किस में रहते हैं? तो ये घुले हुए वाटर में रहते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर होता है। और अगर हम थोड़ा और साइंटिफिक में जाएं तो हम इसको लिख देते हैं H2O। तो ये जो H2O है, ये जो H2 है, ये एक्चुअली हमारा सॉल्वेंट है, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं वो हमारे सॉल्यूट हैं। ये बेसिक चीज हो गई। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन होता है, ये जो डिफ्यूजन है, ये जो डिफ्यूजन होता है, इस डिफ्यूजन में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? डिफ्यूजन के थ्रू सोल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सोल्यूट, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सोल्यूट का होगा। अच्छा, सोल्यूट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है जी, हो गया। क्या किधर से जाएगा, किधर किधर पहुंचेगा, कहां से, किस लेवल से ट्रांसपोर्टेशन होगा और किस लेवल के साइड जाएगा? तो हमेशा सोल्यूट का डिफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। ये चीज दूसरी आपको ध्यान रखनी है। ये कहां होता है?
जहां हाई कंसंट्रेशन है उस हाई कंसंट्रेशन से जाकर के, और जिधर लो कंसंट्रेशन है उस लो कंसंट्रेशन पे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता है, यानी कि जहां कंसंट्रेशन में हाई है उस जगह से वो जाएगा, जिधर कंसंट्रेशन लो है उस तरफ वो पहुंचेगा। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एक नंबर बात। दूसरा, डिफ्यूजन में जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसका होता है? सोल्यूट का होता है। और नॉर्मली ये जो डिफ्यूजन होता है ये एक, जिसको हमने कहा परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो हमने कहा था प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हमने बात करी थी कि उनका जो आपस में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डिफ्यूजन हमेशा परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और नॉर्मली इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सोल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा जो हमारा मैकेनिज्म आता है बॉडी का इस डिफ्यूजन के अलावा, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। दूसरा जो ये जो मैकेनिज्म हमें मिलता है वो मैकेनिज्म किसका मिलता है? ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? अब इस ऑस्मोसिस में यहां पे हमने किसका ट्रांसपोर्टेशन बताया था? सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन बताया था। तो ऑस्मोसिस में किसका ट्रांसपोर्ट होता है? सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? सॉल्वेंट का। यानी सॉल्वेंट क्या है? यानी कि वाटर है, और वाटर क्या है? यानी H2O है। तो एक्चुअल में ऑस्मोसिस में ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? वाटर का होगा। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है डिफ्यूजन में। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो टू हाई कंसंट्रेशन। यानी अब एक साइड में यहां पे ये वाटर है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और दूसरी तरफ क्या हो गया? ये वाटर है, ये वाटर है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये जो वाटर है ये ट्रांसफर होकर के इधर आएगा। तो यहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस। और अगर हाई कंसंट्रेशन से ये सोल्यूट निकल करके इधर जाते हैं तो ये डिफ्यूजन हो गया, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहां सॉल्वेंट यानी कि H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जिसके थ्रू काम करता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यानी कि मिनिमम वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो मिनिमम हमें प्रेशर चाहिए होता है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए, पहला हमारा क्या था? डिफ्यूजन। दूसरा हमारा क्या था? ऑस्मोसिस। और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। उसको क्या बोला जाता है? इनफिल्ट्रेशन। अब ये जो इनफिल्ट्रेशन है इसमें क्या होता है? तो देखिए, इनफिल्ट्रेशन 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 यहां हमने क्या किया? सॉल्यूट का ट्रांसफर किया। यहां हमने क्या किया? सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन किया। लेकिन इस इनफिल्ट्रेशन में पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्यूट भी आ गया, इसमें सॉल्वेंट भी आ गया, तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट होता है। इनफिल्ट्रेशन के थ्रू पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये जो सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? कौन सी पावर इस पे काम करती है? तो इस पे काम करता है हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस पे क्या काम करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखिए, जो हमारा सोल्यूट था,
हमने क्या कहा, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनफिल्ट्रेशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमारा जो डिफ्यूजन, सॉल्यूशन सोल्यूट का। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का। इनफिल्ट्रेशन में सॉल्यूशन। इनफिल्ट्रेशन में पूरे के पूरे सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये प्रेशर किसके थ्रू होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू होता है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, बहुत सिंपल सी बात में, बहुत सिंपल सी भाषा में समझे कि जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का जो वेट होता है, उस वेट से जो प्रेशर पड़ता है, सॉल्यूशन के वेट के कारण जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसको हम बोल देते हैं। ये हमारी बेसिक चीजें होंगी। तीन मैकेनिज्म हैं जिन मैकेनिज्म के थ्रू फ्लूइड जो है वो रन करता है, या फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन क्लिनिकली हमें आ जाती है कि जहां हमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है, तो पहले बेसिक हमें यह सीखना है कि ये जो आईवी फ्लूइड होता है, या ये जो फ्लूइड होता है, ये बेसिकली कितने टाइप का होता है, ये फ्लूइड कितने टाइप का होता है, और बेसिकली इसकी स्पेशलिटी क्या होती है। तो जो फ्लूइड होता है, सबसे पहले आप समझे टाइप ऑफ फ्लूइड आप लगा सकते हैं इसमें कि टाइप ऑफ फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड्स। पहला जो होता है नंबर वन, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। पहला कौन सा होता है, आइसोटोनिक। अब ये आइसोटोनिक टाइप क्या हो गया, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या हो गया, ये जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, देखिए हमें किस हिसाब से पेशेंट के अंदर फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है, हमें उसको कौन सा फ्लूइड देना होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को हम उसको कौन से टाइप का फ्लूइड दें, कि पेशेंट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। ये जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, इस आइसोटोनिक फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा सेल का कंसंट्रेशन। यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो इसका जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन सेम एज सेल। यानी कि सेल का जो कंसंट्रेशन है, सिर्फ उसी तरीके का कंसंट्रेशन इसका होता है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इससे, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं, जब हम इस फ्लूइड को देते हैं, तो ये फ्लूइड जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, बहुत ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। जैसा कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, वैसे कंसंट्रेशन इसके अंदर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। और ये एक्चुअली किसको प्रिवेंट करता है, जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसको फ्लूइड की जरूरत होती है, तब हम उसको जो फ्लूइड देते हैं वो आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं, ताकि वो फ्लूइड सेल के अंदर भी नहीं जाएगा, बॉडी में रहेगा, बॉडी में रहेगा, फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, पेशेंट डिहाइड्रेशन से ओवरकम करेगा। तो ऐसा जो पेशेंट, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एनएस लेते हैं, एनएस। ये एनएस क्या है, ये एनएस आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। यानी कि इस फ्लूइड को जब आपने दे दिया, तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड मूवमेंट नहीं करेगा, ये अंदर नहीं जाएगा सेल में, और ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। तो ये जो एक नंबर हो गया आइसोटोनिक। इसी आइसोटोनिक के साथ एक दूसरे टाइप का फ्लूइड भी हमारी बॉडी में हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या एडमिनिस्टर करते हैं, या दूसरे टाइप का फ्लूइड भी होता है। ये कौन सा होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। ये जो दूसरा फ्लूइड होता है, ये कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक में क्या हुआ, आइसोटोनिक में उसका जो कंसंट्रेशन है वो उसी तरीके का हुआ जितना सेल का होता है, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्वेंट सेल के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और जो सोल्यूट है वो सेल के कंपैरेटिवली कम होता है। इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और सोल्यूट सेल के कंपैरेटिवली कम होता है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा, इससे फायदा यह हुआ कि ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट WTO H2O, सॉल्वेंट क्या है, H2O।
तो H2O जब ज्यादा रहेगा तो ये किधर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। जब H2O का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट जो है, वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा रहेगी तो वो कहां जाएगा, इंट्रा सेलुलर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। और सेल के अंदर जाएगा तो ये वो है जिसके कारण सेल के अंदर जाएगा तो सेल स्वेलिंग करती है। क्या होगा, फ्लूइड जब अंदर जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा, सेल की स्वेलिंग कॉज करेगा। तो ये वो फ्लूइड है जिसका कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट सेल के कंपैरेटिवली इसके अंदर ज्यादा रहता है और सोल्यूट इसमें सेल के कंपैरेटिवली कम रहता है। तो ये होगा हाइपोटोनिक। और इस हाइपोटोनिक के बिल्कुल उल्टा एक और हमारा टाइप होता है और उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक तो आइसोटोनिक बिल्कुल सेम के बराबर, सेल के बराबर। हाइपोटोनिक सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, सॉल्यूट कम हो गया। लेकिन हाइपरटोनिक में इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट कम हो जाता है, ये जो है ये क्या हो गया, ये लेस हो गया। और ये सोल्यूट क्या हो गया, सोल्यूट इसमें ज्यादा हो गया। यानी कि इस हाइपोटोनिक से बिल्कुल उल्टा जो है वो ये होता है इसका कंसंट्रेशन। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि सेल के अंदर जो है वो सॉल्वेंट का लेवल ज्यादा होगा, सेल के बाहर सॉल्वेंट का लेवल कम हो जाएगा। तो इसलिए सेल जो है वो अपना वाटर वापस छोड़ देगी, अपना सॉल्वेंट वापस कर देगी, वो वाटर लूज करने लग जाएगी सेल। तो जब सेल से वाटर लूज कराना हो तो हमें हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड जो है वो हमें देना होता है। तो बेसिकली तीन टाइप का आईवी फ्लूइड हमें मिलता है, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में बिल्कुल सेल के बराबर रहता है, जो डिहाइड्रेशन की जनरल कंडीशन में हम लोग देते हैं, आइसोटोनिक हो गया। दूसरा हो गया हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो ये बेसिकली तीन टाइप के जो फ्लूइड हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स हो गया। अब हालांकि थोड़ी सी चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए जो फ्लूइड से रिलेटेड आती हैं और एक दो टर्म आती है, और इवन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं, कि अगर कहीं जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, अगर वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहीं पे जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जो एबनॉर्मल एक तरीके से एक्यूमुलेशन अगर ट्रांससेलुलर फ्लूइड का हो जाता है तो उसे हम थर्ड स्पेस शिफ्टिंग के नाम से बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग। यानी जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन कहीं भी हो जाना, तो उसको हम थर्ड स्पेस शिफ्टिंग बोलते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं एडिमा, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिमा। तो अगर हमारी वेसल्स के अलावा अगर कहीं भी किसी भी जगह कोई भी एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एडिमा बोल देते हैं। सिंपल सी भाषा में एडिमा अगर हम पूरी बात करें तो दो तरीके का एडिमा हमें देखने को मिल सकता है, एक जिसे हम लोकलाइज्ड एडिमा कहते हैं और एक जिसको हम जनरलाइज्ड एडिमा कहते हैं। यानी अगर एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ये सारा एक्यूमुलेशन होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ये सारा एक्यूमुलेशन होता है, एक पार्ट में एक्यूमुलेशन होता है, तो ये लोकलाइज्ड एडिमा होगा। और अगर पूरी बॉडी में ही इस तरीके का एक्यूमुलेशन हो जाए तो वो जनरलाइज्ड एडिमा होगा। इस जनरलाइज्ड एडिमा को एनासार का भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एनासार। तो ये क्या हो गया, जनरलाइज्ड एडिमा हो गया। अब अगर लोकल कहीं हमारे कहीं चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, कोई इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो वहां क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई थोड़ा सा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसे लोकलाइज्ड एडिमा बोल देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, लोकलाइज्ड एडिमा। लेकिन अगर किडनी फेल्योर हो गया पेशेंट का, पेशेंट का हार्ट फेल्योर हो गया, कोई लीवर का इश्यू आ गया, तो उससे क्या होगा, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है। तो पूरी बॉडी पे जब स्वेलिंग आ जाती है तब हम उसको क्या कहेंगे, एनासार का। उसको हम कहें जनरलाइज्ड एडिमा। तो ये बेसिकली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक बेसिक चीज है जो हमें ध्यान होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेन एग्जाम के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और ध्यान रखना है। चलिए अगले टॉपिक के साथ फिर आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल।